हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और शायद अच्छे नहीं भी गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब जाते हैं। देख, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली यूनिट फर्स्ट। मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन है तो प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो जाइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और या कमेंट में भी मेंशन कर दूँगी। वहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम चैनल जो है मेरा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फॉर एनी डाउट। ओके, सो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है। फिर मैं धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पैथो और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल। और हाँ, एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ बुक से पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए कि किसी यूट्यूब से पढ़ लिया हो गया। नहीं, यूट्यूब को आप पढ़िए, एक बार देख लीजिए चीज़ें। वैसे मैं जो उतना बता रही हूँ, मैं हर बुक का समरी ही बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं बता सकते ना, लेकिन इतना भी आप अगर कर लेते हैं तो इनफ है। लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप आगे जाओगे ना, तो फिर आपको चीज़ें डीप में चाहिएगी हर चीज़। मैं हर चीज़ कोशिश कर रही हूँ बताने की, लेकिन हर चीज़ नहीं बता सकती। ये बात भी कहीं ना कहीं ट्रू है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल से पढ़ के बहुत अच्छा कर लेंगे। हाँ, आप बी फॉर्म में बहुत अच्छा करेंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन आपको आगे करने के लिए प्लीज़ बुक की हैबिट डालनी पड़ेगी। मैं ये कह रही हूँ, बुक की हैबिट डालिए, बुक को हमेशा पढ़िए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। देखो, डेफिनेशन सबसे पहले बात करते हैं। देखो, बायोमोलिक्यूल होता क्या है, पहले आप अपने अब खुद ऐसे, ये नहीं कि जो लिखा है सिर्फ वही पढ़िए, खुद ऐसे थिंक करिए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। आखिर हो क्या सकता है। बायो मीन्स होता है क्या, कोई भी लिविंग थिंग्स, और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है कोई भी जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे अचानक से तो नहीं बन जाती। मैंने एच फर्स्ट में चीज़ें क्लियर की थी। हमें बॉडी बनने के लिए भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो आपस में ज्वाइंट होकर फिर हमारी बॉडी बनी है। तो देखो, बायोमोलिक्यूल होता क्या है। द लिविंग मैटर इज कम्पोज ऑफ द मेनली 6 एलिमेंट। कौन कौन सा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैटर है कोई भी, वो किस 6 एलिमेंट से मिले होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इसी से हमारे लिविंग मैटर बने होते हैं। तो विच टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल। यानी ये जो 6 एलिमेंट हैं, ये क्या होते हैं, आपस में कंस्टिट्यूट होते हैं किस 90% ऑफ वेट, मतलब 90% वेट होता है किस चीज़ का, ह्यूमन बॉडी का। इसी को क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, स्टार पॉइंट और जो नोट्स होते हैं वो बहुत मैंडेटरी होते हैं सब चीज़ के लिए। तो अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे, और एक चीज़ देखो, मैंने इसको थोड़ा सा इटैलिक वर्ड में लिख दिया है, इस तरह से लिखोगे ना तो एग्जामिनर की नज़र तुरंत जाएगी। तो देखो, कार्बन इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द लाइफ। क्यों, क्योंकि 90% ऑफ द कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम कंटेन कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है लाइफ का, क्योंकि 90% ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग सिस्टम जो होते हैं कंटेन करते हैं कार्बन को। ठीक है, तो आप स्टार पॉइंट या नोट करके इन सब चीज़ों का से लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे। फिर अब बात करते हैं, देखो, मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। उसमें दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। तो आपके नॉर्मली देखो क्या होता है, तो मैंने इसको 3 चीज़ किया है यहाँ पे। देखो, एक बायोमोलिक्यूल है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक को ही रिपीटेटिव पॉइंट कहते हैं या फिर यूनिट कहते हैं। रिपीटेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है और इसके मेजर फंक्शन। तो रिपीटेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो, बहुत से अमीनो एसिड मिल करके ही प्रोटीन बनते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड्स होती हैं। अमाइनो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, ये मैं आपके इंट्रोडक्शन में फिर क्लियर करूँगी अमाइनो एसिड में, कि जैसे आपकी ग्लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, वैलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, बहुत सारे होते हैं, मतलब 20 मोस्टली होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, वो बात में बताएंगे। तो अमाइनो एसिड जो होता है उसी से हमारी प्रोटीन बनती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, इससे हमारा डीएनए बनता है। हमारा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, इससे हमारा आरएनए बनता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, जो प्रोटीन है हमारा, वो फंडामेंटल बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल होती है। जो हमारे डीएनए होते हैं, रिपोजिटरी ऑफ द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे बहुत सारे जीन्स जो है आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो कौन लेकर के आता है, डीएनए लेकर के आता है। क्योंकि जो डीएनए होता है ये किससे होता है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडेटरी मतलब होता है अनुवांशिक, यानी जो आपके मम्मी पापा से आपके में आई हो, आपके में से आपके बच्चों में जाएगी, तो वो क्या होता है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, राइबो न्यूक्लियोक एसिड, जो कि हमारे इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्डिंग बनाने में हमें क्या लगता है, छोटे छोटे ईंट लगते हैं ना, तो वो जो ईंट होते हैं ना वो ये हैं। तो ये ईंट मिलकर के घर बन रहा है, तो एक हिसाब से अमाइनो, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हो गया क्या, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लाइड हो गया, और इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और हमें पता है कि आरएनए जो होता है, जैसे आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो अब
हमें पता है कि कोई भी mRNA जो होता है वही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से mRNA हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से क्या हुआ, हमारा प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आगे देखते हैं फिर कि क्या है। हाँ, तो देखो फिर हमारे चौथा क्या है, हमारा पॉलीसैकेराइड। इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। मोनो मतलब वन और सैकेराइड मतलब शुगर, तो वन शुगर वाली यानी ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है यानी जो ग्लूकोज होता है उससे हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की मोइटी आपस में जब कनेक्ट हो जाती है तो क्या बनाती है, वो आपस में कुछ चेंज करके ग्लाइकोजन बनाती है। तो अब ग्लाइकोजन तो पता है ना क्या होता है, ये क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड। यानी मान लो किसी का फास्ट वगैरह है, तो अब हम खाना तो खा नहीं रहे हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हमारी जो कुछ एनर्जी होती है वो सेफ होती है। कि मान लो अगर हमें ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, या हम भूखे हैं, या हमारा व्रत है, फास्ट है, तो क्या होगा, वो जो ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा ग्लूकोज में, जिससे हम भूखे हैं अगर तो भी ऐसा नहीं है कि बेहोशी खा के तुरंत गिरे। हाँ, 2-1 दिन का बात है तो ज़्यादा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हमें एनर्जी ग्लाइकोजन से मिलती रहती है। तो वो ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिपिड। अब लिपिड का क्या होगा, देखो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होते हैं। इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है या तो फैटी एसिड होता है या तो ग्लिसरॉल होता है, तो लिपिड बनता है उससे। और लिपिड का काम क्या होता है, मेन सबसे आपको अगर पता होगा, नॉर्मली सोचो लिपिड क्या करता है, तो आपको पता होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की होती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड, तो इसका हो गया। फिर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी ये भी लिपिड जो होता है हमारा वो भी स्टोरेज फॉर्म होता है। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो लिपिड होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता है। जो जैसे लोग मोटे होते हैं उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो लिपिड जो होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है ऑफ मेम्ब्रेन। ये तो मैं पहले बता चुकी, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज़, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एग्जाम में प्लीज़ लिख करके आना है, बहुत अच्छा लिख करके आना है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ है नहीं, देखो नॉर्मल इसमें क्या है कि जो भी हमारे ये कंपोनेंट हम पढ़े हैं उसका कितना परसेंट हमारी बॉडी में होता है अकॉर्डिंग टू, अब वो कितना वेट हमारे बॉडी का गेन करता है। ठीक है, तो इसकी बात करें, देखो नॉर्मल मैन होता है तो कोई भी नॉर्मल वेट होगा उसका 65, और कोई 65 किलो का इंसान है तो उसको कहेंगे वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल वेट का इंसान है। ठीक है, तो उसमें वाटर कंटेंट कितना होता है, 61% होता है। और 40 किलो, पूरे बॉडी में 40 किलो कंटेन करता है। यानी अगर कोई इंसान 65 साल का है, 65 किलो का है, तो उसमें से 40 किलो उसका क्या है, वाटर है। ठीक है, प्रोटीन 17% होता है और उसमें 11 किलो उसका वेट होता है। लिपिड जो होता है वो 13% होता है। कार्बोहाइड्रेट 1.5 होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो 6.5 होते हैं। तो अब इनको आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। यानी वाटर जो होता है वो 40 किलो हमारे बॉडी का वेट होता है। प्रोटीन में 11 किलो जो होती है वो हमारी प्रोटीन होती है हमारे बॉडी में। 9 किलो जो होती है वो हमारे लिपिड का, मतलब 9 किलो लिपिड के कारण वेट होता है। 1 किलो कार्बोहाइड्रेट के कारण वेट होता है और 4 किलो जो होता है वो अदर मिनरल्स के कारण होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देखेंगे, देखो कार्बोहाइड्रेट, हाँ तो क्या होता है, ये शुगर होता है। इतना तो आपको पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर होता है। तो ये होता है क्या, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो डेफिनेशन किसकी बात करते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मे बी डिफाइंड, आपको किसी भी बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या होते हैं, मेनली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, और कंपाउंड होते हैं विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोलिसिस जो होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोलिसिस जो होती है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखो एक चीज़ और होती है, हम लोग कभी कभी यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको शुगर बोल देते हैं, लेकिन कब शुगर बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इस अप्लाइड टर्म इस कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन स्वीट, यानी जब वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और दूसरा स्वीट होते हैं तो भी उनको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहा जाता है। यानी अगर वो सॉल्युबल नहीं हो रहे, मान लो जैसे मैं आगे बताऊंगी, जैसे पॉली वाले जो होते हैं, पॉली कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होते, ना ही स्वीट टेस्ट होते, तो उनको हम शुगर नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमारे ऊपर के होते हैं जैसे मोनो हो गया, ऑलिगो हो गया, तो उनको क्या कहा जाता है, मोनली शुगर्स कहा जाता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CH2O का N। यहाँ पे N जो है अगर वो कम है 3 से, तब हम उसको क्या कहते हैं, कार्बन ऑफ हाइड्रेट कहते हैं, या फैक्ट इन कार्बन हाइड्रेट। यानी कार्बन हाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं कार्बन से मोस्टली। तो अगर हमारा N जो है वो कम होता है 3 से, तो मोस्टली उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट या इनफैक्ट कार्बन हाइड्रेट। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कार्बन हाइड्रेट कहा जाता है। तो ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे N की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो यहाँ 2 रखते हैं तो C2H4O
2 हो जाएगा। अगर 6 रखते हैं तो C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं समझ आ रहा है, बताती हूँ। मान लो क्या है, जैसे क्या है फॉर्मूला, CHO का होल N, ये है इसका फॉर्मूला। तो मान लो अगर हम N की जगह 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, C2N हो जाएगा। ऐसे लिखते रखो, CH2 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 6 रखते, इस यहाँ 2 की जगह 6 रखते हैं N की जगह, तो C6H12O6 हो जाएगा। अगर 7 रखते हैं तो C7H14O7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप, मैं अभी आगे बताऊँगी सब। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला, किसका, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। अब देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन क्या, इसी को हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल रोल भी। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं पहले बता, 4 कैलोरी पर ग्राम जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, डाइटरी सोर्स होती है। फिर हमारा प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि फैट, अमाइनो एसिड, जब इनकी सिंथेसिस होती है। प्रिकर्सर मतलब क्या होता है कि मान लो अगर हमें बनाना क्या है, कोई कंपाउंड है C, ठीक है, ये बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और B चाहिए। मान लो A B मिलकर C बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो A और B हो गया, ये हमारा क्या है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। यानी वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड या वो एटम जो कि ज़रूरत होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, प्रीकर्सर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो और ये होता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रिकर्सर फॉर द फैट एंड अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड इन सबके लिए क्या होता है, प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट से हमारे ये दोनों बनते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये भी हमारा ग्लाइको मतलब हो गया कि ग्लाइकोज, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है उससे। तो ये क्या होता है, पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी हमें पता है कि कोई लिपिड स्ट्रक्चर जो होती है वो लिपिड किससे बनी होती है, तो उसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारे रोल प्ले करता है। ठीक है, फोर्थ हमारा फिर क्या है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। यानी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमारे बॉडी का अगर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है, तो स्केलेटन सिस्टम होते हैं वो मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइबर ऑफ द प्लांट यानी सेलुलोज जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट, मतलब क्या होता है, कीड़े वगैरह जो होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन यानी जो बाहरी स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बनाता है। सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। लास्ट हमारा क्या है, ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डाइट्री होती है, तो अगर हमें स्टोरेज फॉर्म में उसको रखना है, जैसे मान लो फास्ट फिगरा है, तो हमें क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है ग्लूकोज में, और हमें पता है ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी भी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी को सैकेराइड भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड, सैकेराइड भी बोलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन जो होता है उससे मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड जो होता है वो स्केरॉन, सैक्रोन जो होता है इसके ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इसी को शुगर भी बोलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं 3 मेजर ग्रुप की। देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 चीज़ में डिवाइड होता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब मैं इसको धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन और एक चीज़ देखो, मैं वहाँ पे बताई थी पहले कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, फर्स्ट थिंग, क्रिस्टलाइन होते हैं सेकेंड, और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द शुगर। ठीक है, शुगर हम इन्हीं को बोलते हैं, लेकिन पॉली जो होता है वो हमारे ऐसे नहीं होते हैं, तो पॉली को कभी भी शुगर नहीं बोलते हैं। अब बात करते हैं मोनो सैकेराइड्स की। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका CnH2O का होल N होता है, CnH2O का होल N, वही चीज़ जो ऊपर पड़े थे वही है। और एक चीज़ कि सिंगल यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होती है, मोनो मतलब एक होता है, सैकेराइड मतलब शुगर, तो ये कहता है सिंगल यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो कांट फर्दर हाइड्रोलाइज, हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो कोई एक इंसान है तो उसको तुम कैसे, मान लो कोई अगर यूनिटी होती है तो इसे तो तोड़ा जाता है, मान लो कोई बहुत सारे झुंड में कोई चीज़ है, ठीक है, या ग्रुप में है, तो ये हम उसे तोड़ के अलग अलग सिंगल कर, लेकिन जो पहले से ही अलग है, एक चीज़ है, मान लो एक दर्जन केले हैं, ठीक है, तो हम एक केले को अलग, एक केले को अलग, एक केले को अलग कर सकते हैं। लेकिन मान लो को तुम्हें एक केला सिर्फ दिया है और कहा है कि उसको, अब ऐसा नहीं कि आधा आधा कर दो, वैसा वाला नहीं, उसको पूरे एक केले में तोड़ना है, ऐसे उससे 2 केले पूरे तो नहीं बन सकते ना, उससे सिर्फ एक ही केले बनेंगे। तो यही बोल रहा है कि मोनो मतलब एक होता है, हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कांट फर्दर हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। तो देखो 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, और एक है बेस्ड ऑन द
नंबर ऑफ़ कार्बन कितने अटैच होते हैं उसके बेस में। तो पहला देखते हैं हम बेस ऑन द फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इसके हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। एल्डोज से मतलब पता चल रहा है कि एल मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोज मतलब होता है कीट मतलब होता है कीटोन। ठीक है, तो अब देखो एल्डोज का मतलब होगा कि -CHO यानी एल्डिहाइड इन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है एल्डिहाइड होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज और राइबोज। ये तुम्हारे तीनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्डोज में। देखो ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, लेकिन वही हमारा जो अगर कीटोज किसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा कीटोन ग्रुप होगा, तो डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, फ्रक्टोज और राइबोलोज। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक हो गया एल्डोज का, एक हो गया कीटोज का। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमारा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि हमारा जो फ्रक्टोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप होता है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ कार्बन जो कि दूसरा हमारा है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है देखो हमारा मोनोसेक्राइड्स हैं, एल्डोज हैं और कीटोज हैं। कभी कभी आप में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, तो आप यहाँ से वो भी लिख सकते हो। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है देखो एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ दिया यहाँ पे, यानी क्योंकि ये नंबर ऑफ़ कार्बन पे है ना, तो देखो मैं वहाँ पे फॉर्मूला बताई थी CnHO की पावर CnH2O की पावर कुछ नहीं थी और होल n था। देखो ये था ना, क्या था हमारा, ये था फॉर्मूला। तो बस वही एक एक चीज़ रखते जाओ तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रायोज बन जाएगा, टेट्रोज बन जाएगा, हेप्टोज बन जाएगा, हेक्सोज बन जाएगा। ठीक है, तो पेंटोज बन जाएगा। तो देखो ट्रायोज होता है यानी C3H6O3। यहाँ पे हम क्या रखे हैं 3 रखे हैं, हमारा 3 था। अगर वो जो n था उसकी जगह हम लोग 4 रख देंगे तो टेट्रोज बन जाएगा, 5 रख देंगे पेंटोज बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो या तो रुको बता ही देती हूँ। देखो कैसे हमारा CH2O की पावर क्या थी n थी। अब हमें ट्रायोज बनाना है तो हम यहाँ पे 3 n की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा C3 3 दूनी 6 तो 6 और O3। ये हो गया किसका फॉर्मूला ट्रायोज का। अगर 4 रख देंगे तो टेट्रोज बन जाएगा C4 और 4 to 8 हो जाएगा और O4। ये हो गया टेट्रोज। पेंटोज हो जाएगा, ठीक है, हेक्सोज हो जाएगा, हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या होगा ग्लूकोज होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हेप्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। हेक्टोज मतलब 7 मतलब हेप्ट होता है, आपको इतना पता होगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है इसका एग्जाम्पल एल्डोज में, और अगर कीटोज में देखेंगे तो डाईहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या होता है इरिथ्रोज होता है, अगर इसका कीटोज देखेंगे तो इरिथ्रोलोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल राइबोज होता है, राइबोलोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज हो जाएगा। और ये तो हमारा क्या है ग्लूकोहेप्टोज है, तो इससे सीडोहेप्टोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका एग्जाम्पल तक मोनोसेक्राइड्स के हो गए। अब बात करेंगे किसका ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगो मतलब क्या होता है देखो ओलिगो मतलब होता है फ्यू मतलब होते हैं कुछ। ठीक है, तो अगर 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, विच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। क्योंकि मैंने देखो बताया था ना कि जो चीज़ अगर मान लो ग्रुप में है तो हम उसको लिबरेट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस वगैरह करके, पर जो खुद ही अकेला है बेचारे को क्या ही तुम अलग करोगे। ठीक है, वो खुद ही सिंगल है पहले से ही, तो उसको क्या ही अलग करना। तो कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल विच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है डायसेक्राइड होता है और ट्राइसेक्राइड। एक्चुअली मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा समझिएगा जो हो रहा है, मैं इसमें क्या चीज़ बता रही हूँ वो बस आप अंडरस्टैंड करिए, बाकी बहुत है। ठीक है, तो देखो फिर ये हो गया। अब डायसेक्राइड क्या होते हैं, डाया मतलब होता है 2, सेक्राइड्स मतलब होते हैं कि सेक्राइड्स यानी 2 सेक्राइड्स की जो यूनिट होगी वो आपस में अटैच होगी, तो इनको हाइड्रोलिसिस से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा सुक्रोज, एक होता है हमारा लैक्टोज और एक हमारा क्या होता है माल्टोज होता है। तो सुक्रोज से याद रखना है सूरज और GF याद रख लो, तो सूरज की GF। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। तो ये हो गया अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या होते हैं सुक्रोज होते हैं। ठीक है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं केन शुगर बोलते हैं। तो 1 to अल्फ़ा बीटा यूनिट जो होती है, यानी 1 अल्फ़ा की देखो सुक्रोज होगा उसमें भी कुछ अल्फ़ा यूनिट होंगी, फ्रक्टोज में भी बीटा अल्फ़ा होंगी। तो लेकिन जो सुक्रोज की अल्फ़ा 1 वाली यूनिट है ग्लूकोज की और बीटा 2 यूनिट है फ्रक्टोज की, वो आपस में लिंक बना करके ये दोनों जुड़ते हैं। समझ आ रहा है? देखो एक जगह बता दे रही हूँ ये, बाकी फिर देख लेना। तो इसमें क्या है कि मान लो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो ये किसी लिंक से आपस में जुड़े होंगे। तो ग्लूकोज जो होगी इसकी कौन सी बोल रहे हैं 1 to अल्फ़ा बीटा, यानी ग्लूकोज की जो 1 की अल्फ़ा होगी वो, और इसकी क्या होगी
1 2 है ना, इसमें जो 2 पोजीशन पे बीटा होंगी वो आपस में लिंक बना करके जुड़ रहे हैं, ठीक है। 1 की अल्फ़ा और 2 की बीटा आपस में लिंक बना के जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे कंपाउंड का कर रहे हैं डाइसैकेराइड कहला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लैक्टोज जो होता है इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, तो ये क्या होती है 1,4 अल्फ़ा, यानी बीटा डी ग्लैक्टोसिल 1, यानी जो हमारा ग्लैक्टोज है उसके 1 पोजीशन पे जो बीटा लगा है वो, और जो हमारा ग्लूकोज है उसके 4 पोजीशन में जो अल्फ़ा लगा है वो हमारे क्या करेंगे आपस में लिंक बनाएंगे। समझ आ रहा है ये कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से बताऊँ। देखो ग्लूकोज का जो है हमारा गैलेक्टोज का 1 और ग्लूकोज का 4, यानी बीटा गैलेक्टोसिल 1, यानी 1 पोजीशन पे जो बीटा है गैलेक्टोज का वो, और ग्लूकोज का जो 4 पोजीशन पे अल्फ़ा है वो आपस में लिंक बना रहे हैं, तो हमारा डाइसैकेराइड बन रहा है। माल्टोज में तो होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो हमारे इसमें जो इसका भी अल्फ़ा और इसका भी अल्फ़ा, इन दोनों का अल्फ़ा की जो 1 और 4 पोजीशन है वहाँ पे ये आपस में क्या करते हैं लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, पॉलीसैकेराइड्स की। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे और सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर। तो पॉलीसैकेराइड एक चीज़ और कि ये क्या होते हैं, शुगर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं और सॉल्युबल में वाटर नहीं होता है और स्वीट टेस्ट भी नहीं होते, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड शुगर। तो ये क्या होता है, टेस्टलेस होते हैं, फॉर्म द कोलॉइड विद वाटर, ये जो होते हैं कोलॉइड बनाते हैं वाटर के साथ, यानी सॉल्युबल नहीं होते, दैट्स वाई इट इज़ नॉट शुगर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमो का मतलब क्या होता है कि सेम यूनिट जो होती है वो अगर आपस में जुड़ी हैं तो उनको होमो बोलते हैं, अगर डिफरेंट यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनको पॉली बोलेंगे। तो देखो हमारा जो स्टार्च होता है, इनुलिन होता है, डेक्स्ट्रीन होता है और ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि देखो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो स्टार्च बनता है वो सब। तो ये होमोपॉलीसैकेराइड्स से एग्जाम्पल है। और जो हमारे हेट्रो के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिगो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आपको क्या लिखना है, पॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे सर भी ये वाला एग्जाम्पल एकदम हम लोग से पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होता है इससे एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस चीज़ की, इसकी जो केमिकल नेचर है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे ऑक्सीडेशन होने पे क्या सॉर्बिटॉल वगैरह है और रिडक्शन होने पे क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। और उसमें एपीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, आपके कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, हाउ मच कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाइए करिए, बहुत इंटरेस्ट करिए, नोट्स वगैरह सब बनाना स्टार्ट करिए। किसी के भरोसे मत रहिए कि लास्ट टाइम पे नोट्स बनेगा, नहीं, सब टाइम से बनाते चलिए एकदम अच्छे से। एंजॉय भी करिए अपनी बी फार्म की लाइफ को, क्योंकि बहुत स्पेशल है, मतलब बहुत अच्छी होती है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।